Namaskar. A very warm welcome to all the scholars which are going to learn something new from this digital platform. I, Dr. Vinita Singh, a senior research scientist on this platform, and today we will discuss strategies which are used for process optimization. We will go step by step. Process optimization, uh, to learn this concept, we have to take an example. And here we are taking the example of media optimization. I hope my screen is clear to all of you. Just a minute. Now, good. First of all, we will move from traditional to advanced version. In this part, we will discuss OFAT, means one factor at a time technique. First of all, question arises why this technique is required. Means मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हम क्यों करते हैं. अगर हम एग्जाम्पल लें, सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट का विच आर कमिंग फ्रॉम माइक्रोबियल सोर्सेस. तो माइक्रोबियल सोर्सेस का अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, इट मीन्स कि हमें डिमांड के अकॉर्डिंग उसके प्रोडक्शन को भी मेंटेन करना है. अब माइक्रोब बहुत स्मॉल होते हैं, तो वी कैन enhance the productivity by two ways, either by doing manipulation at the gene level of that microbe or by doing manipulation in the production media, जिस मीडिया में माइक्रोब ग्रो कर रहा है. Here we are taking the second option, मीडिया, जिसमें कि वो माइक्रोब ग्रो कर रहा है. अब इसकी हमें जरूरत क्यों होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इंक्रीज द बायोमास प्रोडक्शन. माइक्रोब का बायोमास जितना ज्यादा बनेगा, जाहिर सी बात है कि अगर हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट है या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो, उसका फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा होगा. सेकेंड थिंग, टू इंक्रीज द डिजायर्ड मेटाबोलाइट, प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड मेटाबोलाइट. एंड ओवरऑल अगर हम कहें तो एम हमारा क्या होता है? टू इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन. पैरेलली मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या चीजें कम करने की कोशिश करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मीडिया प्रिपरेशन में कंपोनेंट्स उसके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो चीज मिनिमम हो जाए. दूसरी, अगर कोई कंपोनेंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जस्ट एज कि आपके जो इनसॉल्युबल कंटेंट होते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन वो फ्रॉदिंग करते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्शन जो डिजायर्ड मेटाबोलाइट का है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का स्पेसिफिकली प्रोडक्शन आपका कम हो जाता है. तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा मीडिया ऐसा हो जिसमें कि ये फ्रॉदिंग की प्रॉब्लम ना हो या मिनिमम. नेक्स्ट थिंग, कि ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन जो हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है, उसमें भी कोई मीडिया कंटेंट ऐसा ना हो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करे. अदर लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं कि आपका जो कंप्लीट मीडिया होना चाहिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो मीडिया ही मैक्सिमम आपका एक तरीके से कह दीजिए कि आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको रिफ्लेक्ट करता है. सेकेंड थिंग, कंपोनेंट्स आपके इजिली अवेलेबल होने चाहिए. जितने आसानी से कंपोनेंट अवेलेबल होगा, जितना कम ट्रांसपोर्ट होगा, हमारी कॉस्ट उतनी ही कम होगी. ना स्कीम क्या है, हम किस तरीके से इस प्रोसेस को करते हैं? जाहिर सी बात है, अगर हमें समझ में आ गया कि ये हमारा माइक्रोब है डिजायर्ड और ये हमारा मेटाबोलाइट है, तो लिटरेचर सर्च करते हैं कि जो पर्टिकुलर माइक्रोब है उसके लिए कौन से मीडिया रिपोर्टेड है कि किस किस मीडिया में वो ग्रो कर सकता है. पैरेलली जो हमारा डिजायर्ड मेटाबोलाइट है, अगर वो इस माइक्रोब के अलावा किसी दूसरे माइक्रोब से भी रिपोर्टेड है, तो हम देखते हैं कि वो किस मीडिया में ग्रो किए गए थे. यहां से क्या है, हमें नंबर ऑफ मीडिया मिल जाते हैं. उन मीडिया में हम सुटेबल मीडिया सेलेक्ट करते हैं कि हमारा जो भी माइक्रोब है, हमने सारे प्रोडक्शन मीडिया बनाए, उनमें माइक्रोब को ग्रो करा के देखा कि किस मीडिया में हमारा जो रिएक्शन कंडीशन है
उसमें वो माइक्रो आपका जो डिजायर्ड मेटाबोलाइट है उसका प्रोडक्शन मैक्सिमम दे रहा है। इससे क्या हुआ, हमारा ये मीडिया सेलेक्ट हो गया। अब क्या है, हम इस मीडिया के ऊपर वर्क करते हैं। मीडिया में कोई ना कोई कार्बन सोर्स होगा, नाइट्रोजन सोर्स होगा। अब हम देखते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं कि इस कार्बन या नाइट्रोजन सोर्स के अलावा कोई और कार्बन या नाइट्रोजन सोर्स है जो कि करंट में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज्यादा प्रोडक्शन दे सकता है। तो ये हम इनिशियली स्क्रीनिंग करते हैं OFAT टेक्निक से। ओके, जिसके ऑल्टरनेट अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर वहां से क्या होता है कि हम कोई कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स सेलेक्ट करते हैं, और ये कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स और पैरेलली जो पहले से मीडिया में कार्बन नाइट्रोजन सोर्स थे, इनको मिला के हमारा एक मीडिया कंपोनेंट तैयार हो जाता है जिसकी कि हमें स्क्रीनिंग करनी होती है। वहां से जब स्क्रीन होके हमारे कंपोनेंट आ जाते हैं कि हाँ भाई ये कंपोनेंट इफेक्टिव हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड मेटाबोलाइट, तो हम क्या करते हैं कि अब हमको उनकी रेंज जाननी होती है। भाई कंपोनेंट तो है, लेकिन किस कंसंट्रेशन पे इफेक्टिव है अभी हमें ये नहीं पता, तो हम उसका पता लगाते हैं। जब वो भी हमें पता चल जाता है तो ओवरऑल हमको एक रिएक्शन की कंपोजिशन मिल जाती है। इस कंपोजिशन को हम वैलिडेट करते हैं। हाँ, अगर रिजल्ट हमारे कह लीजिए कि जो भी प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है तो एक नया मीडिया डिजाइन हो जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो बैक टू स्क्रीनिंग प्रोसेस, और इसी तरीके से ये स्कीम चलती रहती है। अब स्ट्रैटेजीज जो कि आप मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं। अभी तक हमारे क्या है, ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स रही हैं कुछ, जिनको कि हम कहते हैं वन फैक्टर एट अ टाइम OFAT, और एडवांस टेक्निक। हर टेक्निक के अपने कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये सारी टेक्निक हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। नाउ अब क्या है कि OFAT में बेसिकली 3 तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं: रिमूवल, सप्लीमेंटेशन एंड रिप्लेसमेंट। सप्लीमेंटेशन में भी आप डिफरेंट कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स और सॉल्ट सॉल्यूशन जो होते हैं आप उनके सप्लीमेंटेशंस देखते हैं, और रिप्लेसमेंट में भी यही चीजें देखते हैं। एडवांस टेक्निक में आपकी आ जाती हैं पहली स्क्रीनिंग के लिए, जो कि आप प्लैकेट बर्मन डिजाइन या तगुची डिजाइन और लेटेस्ट टेक्निक देख रहे हैं, या फिर आपके जो कंसंट्रेशन ऑप्टिमाइजेशन की चीजें हैं उसमें हम RSM, रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, या फिर GA यानी जेनेटिक एल्गोरिथम जनरली यूज किया जाता है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं OFAT। OFAT मीन्स वन फैक्टर एट अ टाइम। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि समझना आसान हो जाता है। सपोज हमारे मीडिया में 7 कंपोनेंट्स हैं A to G। अब हम क्या करेंगे, 7 कंपोनेंट हैं तो हमने 8 फ्लास्क ले लिए, और एक फ्लास्क में तो हमने सारे कंपोनेंट डाल दिए जो कि हमारे मीडिया में डिजाइन थे। बाकी हर फ्लास्क में कोई एक कंपोनेंट मिसिंग, जैसे इसमें A नहीं डाला, इसमें B इज मिसिंग, C, D, E, F एंड G। एक एक कंपोनेंट हटाते गए हैं। अब इस तरीके से हमने ये 8 फ्लास्क हमारे मीडिया के प्रिपेयर हो गए। अब क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे हम ऑटोक्लेव करते हैं, ऑटोक्लेव करेंगे, इनोकुलेट करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे एंड देन फिर ऑब्जर्व करेंगे इफेक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ दीज कंपोनेंट ऑन डिजायर्ड मेटाबोलाइट। और ये हमें क्या होगा, एक प्लेन सिंपल ग्राफ के फॉर्म में रिजल्ट ऑब्जर्व होगा। यहाँ पे यील्ड की हमने कोई भी यूनिट नहीं लिखी है क्योंकि मेंशन नहीं किया है कि डिजायर्ड मेटाबोलाइट क्या है। ओके, सपोज ये हमारा कंट्रोल है
जिसमें कि प्रोडक्शन लमसम 50 के आसपास होता है। एंड बाय रिमूविंग A, B, E एंड F, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। इट मीन्स कि ये कंपोनेंट इसेंशियल हैं इस मेटाबोलाइट के फॉर्मेशन में, इसके प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मेटाबोलाइट अगर मीडिया से हटा दे रहे हैं तो प्रोडक्शन आपका कम हो जा रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि ये कुछ मेटाबोलाइट हैं जिनको अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जा रहा है। इट मीन्स कि ये मीडिया में कहीं ना कहीं इनहिबिटरी इफेक्ट दे रहे होंगे, जिसको कि हटाने पे प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से क्या है कि फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया कि इंपॉर्टेंट जो हमारे मेटाबोलाइट्स हैं हमने वो जान लिए कि हाँ ये मेटाबोलाइट इफेक्टिव है हमारे ये मीडिया कंपोनेंट इफेक्टिव है हमारे डिजायर्ड मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन में। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, सप्लीमेंटेशन एक्सपेरिमेंट। हमारे जो मीडिया है उसमें कोई एक ही कार्बन सोर्स होगा, एक या दो कार्बन सोर्स होंगे, एक या दो नाइट्रोजन सोर्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक होंगे जो हमने लिटरेचर से लिया है। लेकिन हो सकता है कोई दूसरे कार्बन या नाइट्रोजन सोर्सेस ऐसे हों जो उससे भी बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। अब क्या करेंगे हम कि जो हमारा कंट्रोल मीडिया है उसको तो लेंगे ही, उसके साथ एडिशनल हम कोई एक कार्बन या नाइट्रोजन सोर्स ऐड कर देंगे इन सर्टेन अमाउंट, और फिर देखेंगे कि अगर वो स्पेसिफिक कार्बन या नाइट्रोजन सोर्स का हम सप्लीमेंट करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या हमारा प्रोडक्शन जो है मेटाबोलाइट का वो इनहांस हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन सोर्सेस के। तो अब आप यही मान लो कि इन सब का वैसे ही स्पेसिफिक 1 बाय 1 आप फ्लास्क बनाओगे, ऑटोक्लेव करोगे, इनोकुलेट करोगे, इंक्यूबेट करोगे, हार्वेस्ट करोगे, एंड देन देयर इफेक्ट ऑन मेटाबोलाइट प्रोडक्शन आप ऑब्जर्व करोगे। आसानी ये है कि ये भी आपका सिंपल ग्राफ के फॉर्म में रिजल्ट मिलता है। अब यहां से सपोज हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये अगर हमारा कंट्रोल है तो हाँ ये कोई एक सप्लीमेंट है 6 नंबर का या 3 नंबर का या 1 नंबर का, जिनसे कि जिनके एडिशन से हमारा प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है। यहां से हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, रिप्लेसमेंट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक मीडियम में जो हमारा प्रोडक्शन मीडिया था उसमें जो कार्बन सोर्स है उसको हटा देंगे, और जो सप्लीमेंट में कार्बन सोर्स आया है उसको उसी अमाउंट में मीडिया में डालेंगे, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि वो जो कार्बन सोर्स है जब उसको होल सोल कार्बन सोर्स यूज करें तो भी वो उतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि एज अ सप्लीमेंट इफेक्टिव हो रहा है या नहीं। और फिर वैसे ही हम फ्लास्क प्रिपेयर करते हैं और इफेक्ट देखते हैं। अगर हो रहा है तो हाँ हम जो मेन आपका जो कार्बन सोर्स है उसको इस कार्बन सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर हमें कंपेयर करना होगा कि इसको सप्लीमेंट करने पे प्रोडक्शन में कितना इन्हांसमेंट हो रहा है, और उसको हम कॉस्ट के साथ एक बार देखेंगे कि हमको ये साथ में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सारे जो प्रोसेस हमने किए हैं, सपोज ये पहले हम कार्बन सोर्स के लिए करेंगे। एक बार कार्बन सोर्स जब हमारा फिक्स्ड हो जाएगा तब फिर ये सारी प्रोसेस हम नाइट्रोजन सोर्स के लिए करेंगे, वैसे ही आप सप्लीमेंटेशन करेंगे, वैसे ही आप रिप्लेसमेंट करेंगे। इस तरीके से जो कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेस हमारे मीडिया के एक तरीके से कह लीजिए कि आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जो कि मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1 फैक्टर एट अ टाइम टेक्निक यूज होती है। जनरली लैब में ये परफॉर्म भी की जाती है। अब जैसे कि इनिशियली बताया था कि हर टेक्निक के अपने कुछ
एडवांटेजेस होते हैं, अपने कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो इसके भी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है, आप एक बार किसी को समझाओगे उसको समझ में आ जाएगा। इसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बिग स्टैट्स जानने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की नहीं। सिंपल आपका आएगा, ये आपके कंपोनेंट है, ये आपका यील्ड है, आपने एक ग्राफ बना लिया और इफेक्ट को ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, अब क्या है, इसका जो विजुअलाइजेशन है वो भी सिंपल ग्राफ के जरिए है। कोई भी देख के बता सकता है कि हाँ ये ज्यादा है, ये कम है, कंपैरिजन जो है वो आसान है। 1 by 1 इफेक्ट ये बताता है कि पर्टिकुलर ये कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा और ये कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा। ये तो इसके एडवांटेजेस हैं। साथ में अगर कंपेयर करें हम इसको इसके डिसएडवांटेजेस से, तो जैसा कि अभी हमने देखा, चलो रिमूवल आसान था, 7 या 8 एक्सपेरिमेंट ही लगे हमारे। सप्लीमेंटेशन देखें, सपोज हमारे पास लिस्टिंग है 20 कार्बन सोर्स की, 20 नाइट्रोजन सोर्स की, तो टोटल हमारे पास 40 हो गए। हम 40 पहले सप्लीमेंटेशन लगा रहे हैं, देन फिर अगर उसमें से रिप्लेसमेंट लगाएंगे तो टोटल ये 60-70 एक्सपेरिमेंट का एक एक्सपेरिमेंट बनता है कि आपको इतने फ्लास्क रन करने पड़ेंगे, देन आप एक काम कर पाओगे। तो लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज रिक्वायर्ड। इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाहिर सी बात है टाइम भी लगेगा, क्योंकि हर बार पहले आप कार्बन सोर्स ऑप्टिमाइज कर रहे हो, देन फिर नाइट्रोजन ऑप्टिमाइज करोगे, देन फिर सॉल्ट करोगे एंड अदर पैरामीटर्स। अब इतने सारे फ्लास्क बनाने हैं तो उसमें भी मेहनत लगनी है, यानी कि लेबोरियस प्रोसेस है। फ्लास्क बनाओगे, मीडिया बना रहे हो, तो इतने सारे आप कंपोनेंट यूज करोगे, तो ड्यूरिंग रिसर्च ही ये काफी कॉस्टली हो जाएगा, आपके काफी सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं। क्या नहीं मिलता है, 1 by 1 इंटरेक्शन देखते हैं, मींस एक कंपोनेंट की वजह से दूसरे कंपोनेंट क्या इफेक्ट दिखा रहा है ये हम शो नहीं करते। इंटरेक्शन स्टडी है ही नहीं इसमें। और जो बेसिक ऑप्टिमम है, जिसे हम कहते हैं ना कि ये कंपोनेंट, इस कार्बन कंपोनेंट का ये कंसंट्रेशन हमारा बेस्ट रिजल्ट देगा, तो उस कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। या अगर हम रेंज एक्सपेरिमेंट, परसेंटेज रेंज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी करें तो भी वो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन हमको नहीं मिल पाएगा, ये यहाँ पे मिसिंग है। तो यही सारी चीजें, इन्हीं सारे डिसएडवांटेजेस को दूर करता है हमारी जो एडवांस टेक्निक है, जो कि हम अपने नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को कुछ ये समझ में आया हो। तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो वो हमसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। आपकी क्वेरीज सॉल्व करने में हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।